Good evening, students. So, this is our lecture number 37 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita 2023. अपने लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 54 तक अपने डिस्कशन को कंक्लूड कर लिया था. अभी हम चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं दैट डील्स विद अरेस्ट. ठीक है, जो अरेस्ट का चैप्टर है उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने इस लेक्चर में कंक्लूड कर लें ताकि हम लोग सेक्शन 167 की तरफ आगे बढ़ सकें. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था इससे पहले? हमने पढ़ा था कि सेक्शन 54 के अंदर एक जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है अरेस्टी का, और जो जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है अरेस्टी का, ये अरेस्टी का राइट है कि द मोमेंट ही वॉज अरेस्टेड उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए. ठीक है, ताकि जो मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट है वो ये पता लगा पाए कि पुलिस ऑफिसर ने किसी भी प्रकार का वायलेंस इन्फ्लिक्ट किया है कि नहीं किया है ऑन द एक्यूज्ड. ठीक है, और जो आपकी जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट होती है वो मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है अंडर सेक्शन 167. ठीक है, कब भेजी जाती है? अगर 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाया और पुलिस ऑफिसर चाहता है कि जो अरेस्टी है उसके डिटेंशन को इंक्रीज़ किया जाए, तो इंक्रीज़ करने के लिए उसको मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि हमारे पास सफिशिएंट ग्राउंड्स है, हमारे पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं कि यहाँ पर जो अरेस्टी है इसको बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, इसका जो कस्टडी है उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है. एंड द कस्टडी कैन ईदर बी जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी. वो हम लोग 167 में पढ़ेंगे अच्छे से. ठीक है, तो मजिस्ट्रेट 167 में, ठीक है, जो आपकी जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट होती है उसको पेरूज करता है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ता है. फॉर दिस रीजनिंग, मतलब कि अगर पुलिस ने किसी भी प्रकार का वायलेंस इन्फ्लिक्ट किया है तो वहाँ पर हो सकता है कि मजिस्ट्रेट जो हैं वो पुलिस कस्टडी ग्रांट ना करें. ठीक है, और जुडिशियल कस्टडी ग्रांट कर दें. उनको लगे कि पुलिस कस्टडी में अरेस्टी को रखना सेफ ही नहीं है, क्या पता वो लाठी से मार के इसका पैर तोड़ दें. देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस. ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था सेक्शन 54 के अंदर. फिर हमने जाना था कि सेक्शन 53 एंड 53A के अंदर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है एट द बिहेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर. ठीक है, बेसिकली एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर. और सेक्शन 53 एंड 53A का जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस ये होता है कि जो एक्यूज्ड है उसके बॉडी से किसी प्रकार का एविडेंस कलेक्ट किया जा सके. ठीक है, और जो 54 होता है वो उसमें क्या होता है, उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है ताकि अरेस्टी का जो राइट है उसको प्रिजर्व किया जा सके. तो दोनों में डिफरेंस है. अक्सर जब लोग इन दोनों सेक्शंस को पढ़ते हैं तो लगता है काफ़ी सिमिलर है, ये बार बार मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों किया जा रहा है, बट दोनों ही सेक्शन अलग अलग पर्पस को सर्व करते हैं. ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा. तो यहाँ तक हमने कर लिया था. अब हम लोग शुरू करते हैं सेक्शन 54A से. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट सेक्शन 54A. इट टॉक्स अबाउट identification of person arrested. Where a person is arrested on a charge of committing an offense and his identification by any other person or persons is considered necessary. ठीक है, where a person is arrested on a charge of committing an offense and his identification by any other person or persons is considered necessary for the purpose of investigation of such offense, the court having jurisdiction may, मतलब यहाँ पे कोर्ट को डिस्क्रिशन दिया गया है. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. ये शैल और मे जहाँ पे भी यूज़ हुआ है उस पर पूरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अक्सर प्रीलिम्स में ना ये आपका डिस्क्रिशन पे बहुत सारे सवाल पूछ देता है कि मतलब सेक्शन 54A के अंदर कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि कोर्ट के ऊपर एक मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है यहाँ पर. ठीक है, द कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन में on the request of the officer in charge of a police station, direct the person so arrested to subject him to identification by any person or persons in such manner as the court may deem fit. ठीक है, अब क्या सेक्शन 54A का पर्पस क्या है समझते हैं इसको. आपने मूवीज देखी हैं, अक्सर आपने देखा होगा मूवीज में एक सीन आता है जहां पर पुलिस ऑफिसर जो विटनेस होता है या विक्टिम होता है उसको लेके जाता है और उसके सामने 5 या 6 बंदों को खड़ा कर देता है और कहता है कि पहचानो
इनमें से किसको तुमने देखा था ऑफेंस कमिट करते हुए, ठीक है। तो ये सेक्शन उसी चीज़ से डील करता है। यहाँ पर क्या है बेसिकली कि जो पर्सन को अरेस्ट किया गया है, ठीक है, अब अरेस्ट जो है इट कैन बी मेड ईदर थ्रू अ वारंट या फिर बाय अ वारंट, विद अ वारंट, ठीक है, या फिर विदाउट अ वारंट, ठीक है। जो अरेस्ट किया जाता है वो वारंट, मतलब कोर्ट ने वारंट दिया है उसको, पुलिस ऑफिसर को, और कहा है इस बंदे को अरेस्ट करके लाओ। अब इस पर भी अरेस्ट हो सकता है या फिर बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 41 एंड 42। अगर पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट किया गया तो वहाँ भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस सेक्शन 42 जो है वो ये कहता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर विल ओनली अरेस्ट द पर्सन इफ ही रिफ्यूजेस टू गिव हिज नेम एंड रेसिडेंस, ठीक है। वो अलग बात है, उस पर हमने डिस्कशन कर लिया है। तो सेक्शन 54A क्या कहता है कि जब किसी इंसान को अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, ऑन दिस ग्राउंड कि ही हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, ठीक है। अब हुआ क्या है कि ऑफेंस उसने कमिट कर दिया है उसने ऑफेंस कमिट कर दिया है, तो यहाँ पर एक सब्सटेंशियल प्रूफ चाहिए कि उसी बंदे ने ऑफेंस कमिट किया है। तो हो सकता है जिस जगह पर उस बंदे ने ऑफेंस कमिट किया था किसी ने उसको देखा ऑफेंस कमिट करते हुए। तो पुलिस ऑफिसर यहाँ पर क्या करते हैं, पुलिस ऑफिसर उस इंसान को बुलाते हैं। इट कैन ईदर बी अ विटनेस, गिव मी अ सेकंड, ठीक है, इट कैन ईदर बी द विटनेस और द विक्टिम हिमसेल्फ, ठीक है। उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि पहचानो क्या इसी इंसान ने तुम्हारे अगेंस्ट ऑफेंस कमिट किया था, ठीक है। अब देखिए यहां पर ना एक सब्जेक्शन है। सब्जेक्शन किस चीज का है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, ठीक है। यहां पर जो पुलिस ऑफिसर हैं इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, वो रिक्वेस्ट करेंगे कोर्ट को इस चीज के लिए कि हमें ये आइडेंटिफिकेशन वाला सीन करना है। हमारे पास एक विटनेस है जो कि देखा था कि किस बंदे ने ऑफेंस कमिट किया है, तो हम चाहते हैं कि मतलब उसकी पहचान करवाई जा सके। जो विटनेस है उसके सामने एक्यूज को खड़ा किया जाए और पता लगाया जा सके कि इसी बंदे ने वो ऑफेंस कमिट किया था कि नहीं किया था। तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, वो कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे, और यहाँ पर कोर्ट का डिस्क्रिशन है, ठीक है। यहाँ पर कोर्ट को डिस्क्रिशन दिया गया है, वो अगर चाहें तो आइडेंटिफिकेशन को अलाउ कर भी सकते हैं, और अगर वो चाहें तो आइडेंटिफिकेशन करवाने से मना भी कर सकते हैं। नाउ द थिंग इज, यहाँ पे दो चीज़ें नोट करने वाली हैं। पहली चीज़ ये कि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर कोर्ट को रिक्वेस्ट कर ही क्यों रहे हैं। अब पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर हैं तो वो चाहे तो मतलब चुपचाप विटनेस को बुलाएं, ठीक है, और विटनेस को बोले कि देखो यही इंसान था जिसने वो ऑफेंस कमिट किया था, तुमने देखा था इसको मर्डर करते हुए। वो बंदा कहा हाँ मैंने देखा था, ये वो ऐसे वैसे, ठीक है, और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर जो भी उसने बातें कही हैं उसको रिकॉर्ड कर ले। मतलब कितना सिंपल है। तो यहाँ पर आखिर कोर्ट को रिक्वेस्ट क्यों किया जा रहा है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, इसके पीछे दो रीजनिंग है, ठीक है। पहली रीजनिंग ये है कि अगर कोर्ट अलाउ कर दे, ठीक है, अगर कोर्ट अलाउ कर दे तो जो यहां पे आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है ना, इट विल बिकम अ पीस ऑफ एविडेंस, इट विल बिकम अ पीस ऑफ एविडेंस। याद करिए सेक्शन 162 जो हमने पढ़ा था, क्या कहा था सेक्शन 162 में कि रिपोर्ट्स नॉट टू बी साइंड and use of statements during the trial। याद करिए इसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने इसमें पढ़ा था ना कि पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जितने भी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, ना तो वो उस पर उस इंसान का सिग्नेचर लेंगे जिसका स्टेटमेंट उन्होंने रिकॉर्ड किया है, ना ही उन स्टेटमेंट्स को प्रोसिक्यूशन यूज कर सकता है फॉर एनी पर्पस ड्यूरिंग द ट्रायल। ये आपको याद है ना। अब अगर कोर्ट ने ही अलाउ कर दिया आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को, तो ऑब्वियस सी बात है कोर्ट ने आपको यहाँ पर इनेबल कर दिया है कि आप आइडेंटिफिकेशन करिए। तो यहाँ पर जो कोर्ट ने आपको जो ये इनेबल किया है, इसका मतलब ये है कि अगर वो बंदा उसको पहचान लेता है तो जो भी वो प्रोसेस था उसको यूज़ किया जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ एविडेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल।
ये तो पहला रीजनिंग हो गया। अब दूसरा रीजनिंग यहाँ पे क्या है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, कि आखिर पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। दूसरा रीज़न यहाँ पर ये है कि हो सकता है कि जो अरेस्टी है, ठीक है, जो आपका अरेस्टी है, या फिर अरेस्टी नहीं लिखते हैं, उसको एक्यूज्ड कर देते हैं, जो आपका एक्यूज्ड है, ही इज आउट ऑन बेल, ठीक है, वो बेल पर बाहर है। अब वो बेल पे बाहर है, आपको पता, मतलब आपको बता दे रहा हूँ, बेल की एक कंडीशन होती है। बेल आपको फुल लिबर्टी नहीं देता है, कंप्लीट एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं देता है, ठीक है। बेल डज नॉट गिव यू एब्सोल्यूट लिबर्टी। जो आपकी लिबर्टी होती है ना, ये कंडीशनल होती है। बेल में कई प्रकार के कंडीशंस लिखे होते हैं। जैसे कंडीशन क्या हो सकता है, ये कंडीशन हो सकता है कि जब भी हम चाहेंगे कि पुलिस स्टेशन में आपकी हाज़िरी हो, तो आपको अपनी हाज़िरी देनी पड़ेगी, अपना प्रेजेंस इंश्योर करना पड़ेगा जब भी आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो सपोज द पर्सन इज़ आउट ऑन बेल। अब पुलिस ऑफिसर को एक रीजनेबल ग्राउंड चाहिए ताकि वो उसको पुलिस स्टेशन में बुला सके, ठीक है। तो उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि मतलब हमारे पास एक विटनेस है जिसने कि ऑफेंस कमिट होते हुए देखा था, ठीक है, और ही कैन आइडेंटिफाई द एक्यूज्ड। तो जो बंदा बेल पे बाहर है उसको बुलाते हैं, ठीक है, कोर्ट को बता रहे हैं कि जो बंदा बेल पे बाहर है उसको बुलाइए ताकि उसका आइडेंटिफिकेशन किया जा सके। क्लियर है आपको। तो इसीलिए यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है, कि मतलब इन सब रीजनिंग की वजह से पुलिस ऑफिसर एक रिक्वेस्ट करते हैं टू द कोर्ट, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज और होता है, वो ये होता है कि सेक्शन 54A के अंदर, मतलब सेक्शन 54A के अंदर जो आइडेंटिफिकेशन कंडक्ट किया जा रहा है, ये तो किया जा रहा है बाय द पुलिस ऑफिसर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इज, क्या कोर्ट भी आइडेंटिफिकेशन करती है, मतलब क्या कोर्ट भी आइडेंटिफिकेशन वाला सीन करती है। तो हाँ, इसका जवाब आपको मिलेगा प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि जो कोर्ट आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस होता है, जो आपका कोर्ट आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस होता है, ये सिर्फ ट्रायल के टाइम पे होता है, ठीक है। या फिर मैं इसको लिख देता हूं, कोर्ट आइडेंटिफिकेशन would take place at the time of trial। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था इस केस में। इसका मतलब क्या है कि जो आइडेंटिफिकेशन वाला सीन है जो सेक्शन 54A के अंदर है, ये तो मतलब पुलिस स्टेशन में किया जाता है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या कोर्ट भी आइडेंटिफिकेशन कर सकती है। मतलब अगर मान लीजिए कोई विटनेस आया है, ठीक है, ट्रायल चल रहा है, वो विटनेस बॉक्स में आया और वो कहता है कि मैं एक्यूज को पहचान सकता हूँ, तो क्या कोर्ट भी आइडेंटिफिकेशन वाला सीन कर सकती है। तो जी हाँ, वो कर सकती है, लेकिन ओनली एट द टाइम ऑफ ट्रायल, सिर्फ ट्रायल के टाइम पे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन वाला प्रोसेस है उसके लिए पुलिस ऑफिसर को कोर्ट की परमिशन चाहिए, और कोर्ट इफ वांट दे कैन डिनाई द सेम। बट जो कोर्ट आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस होता है, वहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन, मतलब वहाँ पर कोर्ट की अपनी खुद की पावर है, उसके लिए उनको किसी की रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती है कि आप हमें आइडेंटिफिकेशन करने की पावर दीजिए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, प्रोवाइजो पे आते हैं। प्रोवाइडेड दैट इफ द पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, such process of identification shall take place under the supervision of a judicial magistrate who shall take appropriate steps to ensure that such person identifies the person arrested using methods that person is comfortable with। प्रोवाइजो सिंपली क्या कहता है कि सपोज जो बंदा है जो आइडेंटिफाई करने वाला है, ठीक है, जिसने एक्यूज को देखा है ऑफेंस कमिट करते हुए, वो मेंटली या फिर फिजिकली डिसेबल्ड है, तो ऐसे केस में जो आपका आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस होगा, इट विल टेक प्लेस अंडर द सुपरविजन ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है, अंडर द सुपरविजन ऑफ ए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो कि साथ ही साथ एप्रोप्रिएट स्टेप्स लेंगे ताकि जो बंदा मेंटली या फिर फिजिकली डिसेबल्ड है उसको आइडेंटिफिकेशन करने में कोई भी डिफिकल्टी ना आए, ठीक है। जैसे क्या यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं कोर्ट, मतलब मैजिस्ट्रेट क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। ही कैन अपॉइंट एन इंटरप्रेटर, होता है ना आपके स्पेशल एजुकेटर,
जिनका काम यही होता है कि जो मेंटली या फिर फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं उनकी बातों को ट्रांसलेट करें प्रॉपरली, ठीक है। सेकेंड प्रोविजो पे आते हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शैल बी वीडियोग्राफ्ड। अब देखिए, इट इज़ मैंडेटरी, बोथ दीज प्रोवाइजोज आर मैंडेटरी। यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कहता है कि अगर कोई मेंटली या फिर फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन किसी बंदे को आइडेंटिफाई कर रहा है जिसके ऊपर एक्यूजेशंस लगे हैं, तो वहाँ पर ये सारा का सारा प्रोसेस जो है ये वीडियोग्राफ्ड होगा, इसकी वीडियोग्राफी होगी, ठीक है। इसमें इतना ही था। 55 की तरफ मूव करते हैं। सेक्शन 55, प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डेप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। व्हेन एनी ऑफिसर in charge of a police station or any police officer making an investigation under chapter 12, ठीक है, any officer in charge of a police station or any officer making an investigation under chapter 12 requires any officer subordinate to him to arrest without a warrant any person who may lawfully be arrested without a warrant, he shall deliver to the officer required to make the arrest an order in writing specifying the person to be arrested and the offense or other cause for which the arrest is to be made, ठीक है। and the officer so required shall before making the arrest notify to the person to be arrested the substance of the order and if so required by such person shall show him the order, ठीक है। यहाँ पर ये क्या कहता है, it talks about the scenario जहाँ पर okay, हाँ, so it talks about the situation जहाँ पर officer in charge of the police station he is not making the arrest, ठीक है, या फिर any police officer who is conducting an investigation under chapter 12। chapter 12 आपको याद है ना, जो हम डिस्कस कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन का आपका चैप्टर है ये, ठीक है। सो यहाँ पर एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन या फिर एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 12 इफ दे रिक्वायर एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम, मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर मान लीजिए ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है, ठीक है, या फिर कोई ऑफिसर है जो कि चैप्टर 12 के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहे हैं, मतलब सपोज उनको ये कॉग्निजेबल या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन मिली, उन्होंने उसको रजिस्टर किया एंड ही स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो कोई भी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन हो या फिर कोई भी ऑफिसर हो हु इज कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 12, अगर वो अपने से किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को कहते हैं कि जाओ इस इंसान को अरेस्ट करके लाओ एंड दैट टू विदाउट वारंट, ठीक है, जहाँ पे वारंट नहीं है बट ही इज डायरेक्टिंग द सबऑर्डिनेट ऑफिसर टू अरेस्ट अ पर्सन, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जिस ऑफिसर ने रिक्वेस्ट किया है सबऑर्डिनेट ऑफिसर को किसी पर्सन को अरेस्ट करके लाने के लिए, वहां पर उनको एक ऑर्डर देना पड़ेगा इन राइटिंग, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो राइटिंग में ऑर्डर होगा वहां पर उनको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस इंसान को अरेस्ट करना है एंड उसने कौन सा ऑफेंस किया जिसके लिए उसको अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा सोचिए ये चीज़ क्यों बताया जा रहा है, क्यों आखिर जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है, मतलब जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसकी इंफॉर्मेशन क्यों दी जा रही है सबऑर्डिनेट ऑफिसर को, क्योंकि आपको याद होगा हमने जब सेक्शन 50 पढ़ा था, याद करिए सेक्शन 50 हमने पढ़ा था ना, सेक्शन 50 में क्या था कि द पर्सन शुड बी एक्विंटेड विद द फैक्ट्स, कि मतलब उसको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, उसको अरेस्ट करने की रीजनिंग क्या है वो उसको पता होना चाहिए, मतलब बेसिकली उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया जिसके लिए उसको अरेस्ट किया जा रहा है। याद है ना आपको सेक्शन 50 में क्या लिखा था, पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल। सो बेसिकली सेक्शन 50 के अंदर जो एक्यूज्ड है, जिसको पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने वाले हैं, ठीक है, एक्यूज्ड के पास ये राइट है बिफोर गेटिंग अरेस्टेड, ठीक है, कि उसको पहले बताया जाए कि उसने कौन सा ऑफेंस किया है फॉर विच ही इज़ बीइंग अरेस्टेड, एंड साथ ही साथ उसको ये भी बताया जाए कि जो ऑफेंस उसने कमिट किया है वो बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है। अच्छा हमें ये कैसे पता चलता है कोई ऑफेंस बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, बाय वर्च्यू ऑफ शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में जो आपके कॉलम्स दिए हुए हैं वहाँ पर लिखा हुआ है आईपीसी के ऑफेंसेस उसमें स्टिपुलेटेड है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है, ठीक है। सो मैं फिर से समझाता हूँ सेक्शन 55 क्या कहता है। इट सेज व्हेन एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, कोई भी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन है या फिर एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 12, ठीक है, कोई भी ऐसा पुलिस ऑफिसर है जो चैप्टर 12 के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है। अब वो
चाहता है कि मेरे से कोई सबॉर्डिनेट ना, वो फ्री नहीं है बंदा, वो जो पुलिस ऑफिसर है, ही इज नॉट फ्री, द ऑफिसर इन चार्ज द पुलिस स्टेशन इज नॉट फ्री. सो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन अपॉइंट अ सबॉर्डिनेट ऑफिसर टू अरेस्ट द पर्सन. ठीक है, बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि जो भी सबॉर्डिनेट ऑफिसर को डायरेक्ट किया जाएगा बाय द पुलिस ऑफिसर, मतलब जो हायरकी में ऊपर है, पुलिस ऊपर के लेवल पे पुलिस ऑफिसर हैं जिनके द्वारा डायरेक्ट किया जा रहा है, जिस भी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया जाएगा कि आप जाके अरेस्ट कंडक्ट करिए, उनको बताना पड़ेगा कि किस इंसान को अरेस्ट करना है और उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया जिसके लिए उसको अरेस्ट किया जा रहा है. ठीक है, देखिए यहाँ पे आगे लिखा है, and the officer so required shall, before making the arrest, notify to the person to be arrested the substance of the order, and if so required by such person, shall show him the order. ठीक है, again it is the right of the arrestee. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, it is the, give me a second, yeah, so it is the right of the arrestee कि जब उसको अरेस्ट किया जा रहा है बाय ये सबॉर्डिनेट ऑफिसर, तो पहले तो आपको उसको पहले तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है. ठीक है, और अगर मान लीजिए वो थोड़ा मतलब संतुष्ट नहीं है सबॉर्डिनेट ऑफिसर की बातों से, तो वहाँ पर वो सबॉर्डिनेट ऑफिसर उसको वो ऑर्डर भी दिखा सकते हैं कि देखिए हमारे पास ये ऑर्डर आया आपको अरेस्ट करने का. सबसेक्शन 2 में आते हैं, नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल अफेक्ट द पावर ऑफ ए पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट अ पर्सन अंडर सेक्शन 41. ठीक है, सेक्शन 41 आपको याद है, सेक्शन 41 याद है आपको, क्या था सेक्शन 41? इट टॉक्स अबाउट अरेस्ट विदाउट वारंट इन कॉग्निजेबल केसेस. ठीक है, मतलब अगर आपके पास वारंट नहीं है बट आपके प्रेजेंस में किसी इंसान ने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहां पर ये क्या कहते हैं, नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल अफेक्ट द पावर ऑफ ए पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट अ पर्सन अंडर सेक्शन 41. मतलब जो भी सेक्शन 55 सबसेक्शन 1 की जो लैंग्वेज है, ये जो पुलिस ऑफिसर की पावर है टू अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट इफ ही हैड कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, इन प्रेजेंट ऑफ द पुलिस ऑफिसर, तो जो पुलिस ऑफिसर की ये वाली पावर है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 55 सबसेक्शन 1. ठीक है, क्लियर है. अब 55A पे आते हैं, health and safety of arrested persons. It shall be the duty of the person having the custody of an accused to take reasonable care of the health and safety of the accused. अब यहाँ पर ना थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, पहले तो ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है, शैल यूज हो गया, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द पर्सन हैविंग द कस्टडी ऑफ एन एक्यूज्ड. अच्छा यहाँ पर क्या लिखा है, मैं ऊपर कर देता हूँ इसको, पर्सन हैविंग द कस्टडी. अच्छा यहाँ पे पर्सन हैविंग द कस्टडी क्यों लिखा है, यहाँ पे ये क्यों लिखा है कि पुलिस ऑफिसर हैविंग द कस्टडी, ये क्यों नहीं लिखा है? सोचिए एक बार, इसका रीजनिंग क्या हो सकता है. इसका रीजनिंग आपका ये है कि अगर आपको याद हो, मैंने आपको पढ़ाया था कि सेक्शन 41 एंड 42 के अंदर पुलिस ऑफिसर के पास पावर है अरेस्ट करने की, सेक्शन 43 के अंदर प्राइवेट पर्सन के पास पावर है टू मेक एन अरेस्ट, एंड सेक्शन 44 के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो अपने जुरिस्डिक्शन में किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं अगर उनके प्रेजेंस में किसी ने कोई ऑफेंस कमिट किया है. याद है आपको ये सारी चीजें, दैट्स वाई द टर्म पर्सन हैज बीन यूज, नॉट द पुलिस ऑफिसर. फिर से पढ़ते हैं, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द पर्सन हैविंग द कस्टडी ऑफ एन एक्यूज्ड to take reasonable care of the health and safety of the accused. Now the other question is कि यहाँ पर accused क्यों यूज हुआ है, सोचिए. Now this is the next question कि why the term accused has been used. यहाँ पे arrestee भी तो यूज कर सकते थे, यहाँ पे ये भी लिख सकते थे ना, it shall be the duty of the person having the custody of the arrestee to take reasonable care of the health and safety of the arrestee, ये भी तो लिख सकते थे. देखिए accused लिखने का पर्पस क्या है, मैं आपको समझाता हूँ. इसका पर्पस ये है कि जो आपका एक्यूज्ड होता है, उसको कहाँ पे रखा जा सकता है, उसको पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है. ठीक है, और पुलिस कस्टडी के अलावा उसको कहाँ रखा जा सकता है, उसको जुडिशियल कस्टडी में भी रखा जा सकता है. ये आप ध्यान रखिएगा, ही कैन ईदर बी केप्ट इन पुलिस कस्टडी और इन
जुडिशियल कस्टडी, ठीक है। तो अब जुडिशियल कस्टडी आपका क्या होता है? जुडिशियल कस्टडी आपका बेसिकली जेल होता है, जो आपका सेंट्रल जेल होता है ना, जो आपका प्रिजन होता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। जुडिशियल कस्टडी उसको सिग्निफाई कर रहा है। सो बेसिकली मैं आपको फिर समझाता हूँ, बड़ी देख लीजिए। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द पर्सन हैविंग द कस्टडी ऑफ एन एक्यूज टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द एक्यूज। अगर यहाँ पर अरेस्टी यूज होता, ठीक है, तो अरेस्टी मतलब क्या? जिसको आपने अरेस्ट किया है एंड उसके हेल्थ एंड सेफ्टी का आपको ध्यान रखना है। तो अरेस्टी जो है ना, वो थोड़ा सा उतना एग्जॉस्टिव टर्म नहीं है, मतलब कंपैरेटिवली देखा जाए। लेकिन जो एक्यूज्ड होता है उसको डिटेन करके पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है एंड ही कैन बी केप्ट इन द जुडिशियल कस्टडी एज वेल। तो यहाँ पर बेसिकली आपका होता क्या है कि अगर यहाँ पर एक्यूज टर्म यूज नहीं होता तो इसकी एप्लीकेशन नहीं होती ऑन द जेल अथॉरिटीज, ठीक है, जेल अथॉरिटीज। क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं, 56 पे आते हैं। ओके 56, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। नाउ अब आपका सेक्शन 56 से कहानी शुरू हो जाता है सेक्शन 167 का। आइए देखते हैं क्या बोलता है ये। इट सेज पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है, विदाउट वारंट यहाँ पे अरेस्ट किया जा रहा है, मतलब आपका सेक्शन 41 एंड 42 के अंदर अरेस्ट किया जा रहा है। विदाउट वारंट शैल without unnecessary delay and subject to the provisions herein contained as to bail, take or send the person arrested before a magistrate having jurisdiction in the case or before the officer in charge of a police station. So section 56 says जो पुलिस ऑफिसर है, एनी पुलिस ऑफिसर हु हैड मेड एन अरेस्ट विदाउट अ वारंट, इट इज मैंडेटरी, इट इज अ ड्यूटी अपॉन द पुलिस ऑफिसर कि वो किसी भी डीले के बिना, विदाउट एनी अननेसेसरी डीले, ठीक है, एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियर इन कंटेन्ड एज टू बेल, और जो बेल के प्रोविजंस है उसे सब्जेक्ट करके। इसका मतलब क्या है कि जो अरेस्टी है, अगर उसने कोई बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, तो तुरंत उसे श्योरिटी लेके उसको फ्री कर दिया जाए, ठीक है। उसको बताना ही पड़ता है ना आपको बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 50 कि बेल, मतलब जो ऑफेंस उसने कमिट किया ये बेलेबल ऑफेंस है और वो उसमें बेल ले सकता है। तो यहाँ पर ये क्या कहता है? अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट शैल विदाउट अननेसेसरी डिले एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियर इन कंटेन्ड एज टू बेल टेक or send the person arrested before a magistrate having jurisdiction in the case or before the officer in charge of a police station. ठीक है, यहां पर ये क्या बोल रहा है? यहां पर ये बोल रहा है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने विदाउट वारंट किसी इंसान को अरेस्ट किया है तो उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर ये ड्यूटी है कि विदाउट एनी अननेसेसरी डिले, ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड एज टू बेल, जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसको तुरंत के तुरंत मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाया जाए, ठीक है, या फिर बिफोर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, ठीक है, या तो जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट के पास लेके जाया जाए या फिर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। इसका मतलब क्या है? जो जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट होते हैं, ही विल इंश्योर कि जो कस्टडी जो उस इंसान को कस्टडी में रखा गया है, ठीक है, जो उसकी लिबर्टी को कर्टेल किया गया है वो सही है कि नहीं, मजिस्ट्रेट विल मतलब लुक इन टू दैट मैटर। अगर उनको लगता है कि नहीं, मतलब यहाँ पर इस बंदे के लिबर्टी को कर्टेल नहीं करना चाहिए था, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट उसको फ्री भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा सवाल आता है, बिफोर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, मजिस्ट्रेट के पास ले जाना समझ में आता है, ये ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के पास क्यों लेके जा रहे हैं? बिकॉज ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के पास भी पावर होती है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 59 टू ग्रांट बेल, ठीक है। अभी पढ़ेंगे सेक्शन 59, आपको समझ में आ जाएगा कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास भी ये पावर है कि ही कैन ग्रांट बेल, ठीक है। अब आते हैं 57 पे। पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स, नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी अ पर्सन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ध्यान से इसको पढ़िएगा। नो पुलिस ऑफिसर शैल मैंडेटरी है, डिटेन इन कस्टडी अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट, ठीक है, फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन अंडर ऑल द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इज रीजनेबल। अच्छा, यहाँ पे पहले क्या लिखा है? यहाँ लिखा है नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट। विद वारंट क्यों नहीं है बताइए?
सोचिए इसका आंसर, विद वारंट क्यों नहीं है, ठीक है। चलिए बताता हूँ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर ये है कि वारंट कौन इशू करता है, वारंट कोर्ट इशू करता है। अब जब कोर्ट ने ही वारंट इशू कर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैजिस्ट्रेट ने परमिशन दे दी कि इस बंदे को कस्टडी में रखो, इसको डिटेन करो, इसकी लिबर्टी को कर्टेल करो, ठीक है। तो फिर यहाँ पर सेक्शन 57 का एप्लीकेशन क्या रह जाएगा। सेक्शन 57 क्या कहता है, नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट। सो बेसिकली सेक्शन 57 अप्लाइज टू द केसेस वेयर द पर्सन हैज बीन अरेस्टेड अंडर सेक्शन 41 एंड 42, ठीक है, without warrant for a longer period, then under all the circumstances of the case is reasonable and such period shall not, देखिए अगेन इट इज मैंडेटरी, शैल नॉट यूज हुआ है एकदम, मतलब स्ट्रिक्टली इसको यूज किया गया है। शैल नॉट इन द एब्सेंस ऑफ ए स्पेशल ऑर्डर ऑफ ए मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 167 एक्सीड, मैं यहाँ पे इसको मार्क करता हूँ, शैल नॉट इन द एब्सेंस ऑफ ए स्पेशल ऑर्डर ऑफ ए मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 167 एक्सीड 24 आवर्स एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट। मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। अब सपोज इस पॉइंट पर अरेस्ट हुआ, ठीक है, अरेस्ट करके सपोज 4 घंटे लग गए पुलिस ऑफिसर को अरेस्टी को पुलिस स्टेशन ले जाने में, ठीक है। फिर पुलिस स्टेशन ले जाके उनके पास 24 घंटे का टाइम पीरियड था जिस बीच में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। अब उस 24 घंटे के बाद दे टुक द अरेस्टी बिफोर द मैजिस्ट्रेट। सपोज यहाँ पे भी 4 घंटे लगे, तो जो आपका ये वाला 4 घंटा है और जो आपका ये वाला 4 घंटा है, इट विल बी एक्सक्लूडेड, ठीक है। बस जो आपका पुलिस स्टेशन में जो कस्टडी में रखा गया है वो 24 घंटे से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। सेक्शन को बहुत ध्यान समझिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसको अगर आपने नहीं समझा तो 167 को समझने में बहुत डिफिकल्टी आएगी। सो इट सेज पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स। बेसिकली जो अरेस्टी होता है, ठीक है, वो अरेस्टी कोई भी हो सकता है, वो अरेस्टी कभी हम और आप भी हो सकते हैं। आई एम होपिंग कि ऐसा कभी दिन ना आए कि हम अरेस्टी बने, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जो अरेस्टी होता है उसके पास एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 2, ठीक है। आर्टिकल 22 क्लॉज 2 के अंदर ये आपका फंडामेंटल राइट है कि अगर आपको अरेस्ट किया गया है, सो विद इन 24 आवर्स यू शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द मैजिस्ट्रेट, ठीक है। 24 घंटे के अंदर अगर आपको अरेस्ट किया गया है तो 24 घंटे के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए ताकि मैजिस्ट्रेट डिसाइड कर सके कि जो अरेस्ट किया गया है वो लीगल है कि इलीगल है, ठीक है। एंड इफ द मैजिस्ट्रेट फाउंड द डिटेंशन टू बी लीगल देन ही मे इंक्रीज द पीरियड ऑफ डिटेंशन, ठीक है। और वो चाहें तो या तो जुडिशियल कस्टडी ग्रांट कर सकते हैं या फिर पुलिस कस्टडी, वो हम लोग पढ़ेंगे 167 में, ठीक है। यहाँ पे क्या कहता है, नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन अंडर ऑल द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस इज रीजनेबल एंड सच पीरियड शैल नॉट इन द एब्सेंस ऑफ ए स्पेशल ऑर्डर ऑफ ए मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 167 एक्सीड 24 आवर्स एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मैजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है। बेसिकली 57 क्या कहता है, पहले तो ये मैंडेटरी है, ये कहता है कि अगर आपने किसी इंसान को अरेस्ट किया है तो 24 घंटे के अंदर आपको उस इंसान को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, ठीक है। एंड द मैजिस्ट्रेट कैन ईदर बी द जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट, ठीक है, और नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। ये हम लोग पढ़ेंगे नियरेस्ट और जुरिस्डिक्शनल का डिफरेंस क्या है यहाँ पे, ठीक है। मतलब अब मान लीजिए जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट को अप्रोच करना आपके लिए पॉसिबल है ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके अगल बगल जो भी सबसे नज़दीकी मैजिस्ट्रेट है आप उसको अप्रोच कर लीजिए ताकि जो कस्टडी है उसके टाइम को इंक्रीज़ किया जा सके। बेसिकली 24 घंटे का जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है फॉर द पर्पज़ ऑफ कंप्लीटिंग द इन्वेस्टिगेशन, और अगर 24 घंटे में आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हो, ठीक है, आपको लगता है कि आपको और टाइम चाहिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन जब आप इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहे हो अंडर चैप्टर 12 तो आप ये भी चाहते हो कि जो अरेस्टी है वो आपके डिटेंशन में रहे या फिर डिटेंशन में रहे, लाइक आइदर इन पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशियल कस्टडी, तब आप मैजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हैं ताकि उसकी डिटेंशन को इंक्रीज किया जा सके। और अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है तो वो अंडर सेक्शन 167 डिटेंशन को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन जो आपका ये 24 घंटे का टाइम पीरियड है
कि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने अरेस्टी को प्रोड्यूस करना है, ये अरेस्टी का फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब ये है कि इन नो सिचुएशन दिस राइट कैन बी वायलेटेड। ठीक है, अच्छा आइए इससे रिलेटेड 2 केस लॉस को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, पहला आपका केस है मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इट सेज द सुप्रीम कोर्ट in this case the Supreme Court observed that the 24-hour time period is not condonable or extendable. No justification or explanation can be given if there is a delay beyond 24 hours time period. Even if the accused is in hospital, then the magistrate must visit the hospital within 24 hours to authorize retention or else detention will be illegal. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो 24 घंटे का टाइम पीरियड दिया गया है बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 22 क्लॉज 2, ठीक है, और जिसका मैनिफेस्टेशन आपको मिल जाएगा सेक्शन 57 के अंदर। ठीक है, ये किसी भी केस में ये 24 घंटे का टाइम पीरियड वॉयलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी केस में ये जो 24 घंटे का टाइम पीरियड आपको दिया गया इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए, और अगर आप नहीं कर पाते इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, तो आपको अगर डिटेंशन को इंक्रीज करवाना है तो आपको 24 घंटे के अंदर अरेस्टी को प्रोड्यूस करना पड़ेगा बिफोर द मैजिस्ट्रेट। तो जो ये आपको 24 घंटे का टाइम पीरियड दिया गया है, ये इन नो सर्कमस्टेंस कैन बी कंडोन्ड और कैन बी एक्सटेंडेड विदाउट द ऑर्डर ऑफ ए मैजिस्ट्रेट। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पे ये भी कहा गया कि अगर 24 घंटे से ज्यादा आप रखते हो तो ये इलीगल होगा। ठीक है, और अगर आप 24 घंटे से ज़्यादा रखते हो, आपने मजिस्ट्रेट के पास आप उस इंसान को लेके नहीं गए, अरेस्टी को लेके नहीं गए, तो आपके अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को भी चालू किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड केस पढ़ते हैं। उदय मोहन लाल आचार्य वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इन दिस द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द फोरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द अरेस्टिंग ऑफिसर इज टू प्रोड्यूस द अरेस्टी बिफोर द जुरिस्डिक्शनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट only when detention of more than 24 hours is needed. सेक्शन 57 एंड सेक्शन 167 ऑफ CRPC विल ऑपरेट। इसका मतलब यहाँ पर ये है, मैंने आपको क्या बताया कि आपको जो 24 घंटे का टाइम पीरियड दिया गया है, ये दिया गया है टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन मतलब हो सकता है कि जो अरेस्टी है उसने पुलिस ऑफिसर के सामने कह दिया, हाँ भाई मैंने ही ऑफेंस कमिट किया था, ये देखो मतलब इस जगह पर मैंने जिस चाकू से मर्डर किया था वो चाकू पड़ा हुआ है, जाके आप उठा लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई तो सेक्शन 170 के अंदर पुलिस ऑफिसर चार्जशीट सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो फिर ठीक है, 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया तो चार्जशीट सबमिट किया जाए। फिर चार्जशीट सबमिट होने के बाद जो मैजिस्ट्रेट है वो आपका कॉग्निजेंस लेंगे, एंड कॉग्निजेंस लेने के बाद इश्यू ऑफ प्रोसेस होगा। बेसिकली आपका ट्रायल शुरू हो जाएगा, कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। अच्छा, मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर से बताया था कि ट्रायल कब कमेंस होता है, विद द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहां पर ये क्या कहता है, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द फोरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द अरेस्टिंग ऑफिसर इज टू प्रोड्यूस द अरेस्टी बिफोर द जुरिस्डिक्शनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। मतलब जो ड्यूटी है ऑफ द ऑफिसर हु हैव मेड द अरेस्ट, वो ये है उसके ऊपर कि आपने जैसे ही अरेस्ट किया है, आपको जितना जल्दी हो सके जो अरेस्टी है उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अच्छा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो आपका 24 घंटे का टाइम पीरियड है ना, ये मैक्सिमम टाइम पीरियड है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 6 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली तो बाकी आप 18 घंटे उसको आप पुलिस कस्टडी में रखिए, ये मतलब नहीं है इसका। अगर आपने 6 घंटे में भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है तो आपको तुरंत ही 6 घंटे के बाद ही मजिस्ट्रेट के पास अरेस्टी को लेके जाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 18 घंटे उसके साथ डांडिया खेलें एंड आफ्टर दैट यू टेक द अरेस्टी बिफोर द मजिस्ट्रेट। अगर 6 घंटे में आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई तो दिस इज़ फिट एंड फाइन, आप 6 घंटे में उसको लेके जाइए। अगर आपने थोड़ा सा भी डिले किया है, मतलब आपने 6 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लिया था लेकिन उसके बावजूद आपने काफ़ी लंबे समय के लिए अरेस्टी को अपने साथ रखा, तो द मजिस्ट्रेट विल क्वेश्चन दिस कि जब 6 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई थी तो बाकी के 18 घंटे आप क्या कर रहे थे। ठीक है, अगर आप डांडिया खेल रहे थे तो मुझे क्यों नहीं बुलाया, ऐसे सारे सवाल मजिस्ट्रेट पूछ सकते हैं पुलिस ऑफिसर से। सो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, आई एम सो सॉरी, वो डांडिया वाला चीज़ लिख मत लेना। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द फोरमोस्ट, हाँ यहाँ पे क्या लिखा, ओनली व्हेन डिटेंशन ऑफ मोर देन 24 आवर्स इज नीडेड, सेक्शन 57 एंड सेक्शन 167 ऑफ CRPC विल ऑपरेट। मतलब अगर 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम पीरियड चाहिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, देन ओनली आफ्टर दैट
57 एंड 167 विल ऑपरेट। और इसमें भी अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे ही आप मजिस्ट्रेट के पास लेके चले जाते हो अरेस्टी को, तो वहाँ पर क्या होता है, सेक्शन 57 की एप्लीकेशन ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जैसे ही आप सेक्शन 167 के अंदर मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर देते हो अरेस्टी के साथ, तो वहाँ पर सेक्शन 57 की एप्लीकेशन ख़त्म हो जाती है। क्लियर है आपको? होप आपको समझ में आ रहा हो चीज़ें। तो मैंने अभी आपको मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस में क्या बताया था कि अगर 24 घंटे का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया और उस टाइम पीरियड में आपने अरेस्टी को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो डिटेंशन है उसको इलीगल माना जाएगा। अच्छा, क्या कोई ऐसा सर्कमस्टेंस हो सकता है जहाँ पर एक इलीगल अरेस्ट को भी हम लीगल डिक्लेयर कर दें? सो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ओनली अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट टू only in exceptional circumstances the Supreme Court may declare an illegal arrest to be legal। मतलब यहाँ पर जो ये पावर है किसी illegal अरेस्ट को लीगल डिक्लेयर करने की, इट इज़ विद इन द हैंड्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी इलीगल अरेस्ट को भी लीगल डिक्लेयर कर सकते हैं, बट दैट टू ओनली इन एक्सेप्शनल सिचुएशंस या फिर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो ये दोनों केस लॉज आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो हो गया 57 भी। 58 पे आते हैं। पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशंस। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इफ ही सो डायरेक्ट्स to the sub-divisional magistrates the cases of all persons arrested without warrant within the limits of their respective stations, whether such persons have been admitted to bail or otherwise। आपको याद है जब हमने हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स पढ़ा था तो उसमें आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स भी थे, याद है? एकदम लास्ट में आते थे आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स जो होते हैं उन्हीं को हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, या फिर आपके जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है, इनको हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अम्ब्रेला में कवर करते हैं। अच्छा, ये आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को अक्सर हम लोग कलेक्टर नहीं कहते थे, कलेक्टर। ठीक है, ये कलेक्टर नहीं होते हैं, कलेक्टर एक दूसरी पोजीशन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई और होता है। तो प्लीज़ आप लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कलेक्टर मत कहिएगा, आप जज बनने वाले हैं। ठीक है, मतलब ऐसे आप ये छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स कर देंगे तो लोगों का हो सकता है आपसे भरोसा उठ जाए। तो इट वुड बी बेटर टू नॉट कॉल देम कलेक्टर, यू शुड रैदर कॉल देम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कहता है, इट सेज सेक्शन 58 सेज ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इफ ही सो डायरेक्ट्स टू द sub-divisional magistrate the cases of all persons arrested without warrant within the limits of their respective stations, whether such persons have been admitted to bail or otherwise। मतलब बेसिकली ये क्या कहता है, इट सेज कि जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है, ठीक है, उनको एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं कि आई एम टू बिजी, आई वॉन्ट यू टू सबमिट दिस रिपोर्ट बिफोर द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है, अभी रिपोर्ट में वहां पे क्या मेंशन किया जाएगा, यहां पर ये चीज मेंशन किया जाएगा ऑफ द केसेस ऑफ ऑल पर्संस अरेस्टेड विदाउट वारंट। ठीक है, जितने भी लोगों को विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया उनकी एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी एंड दैट विल बी सबमिटेड बिफोर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड इफ ही सो डायरेक्ट्स बिफोर द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो ये सबमिट करना पड़ेगा एंड इट डजेंट मैटर वेदर द पर्सन हैव बीन एडमिटेड टू बेल और अदरवाइज। मतलब अगर उसको बेल पे छोड़ दिया गया तो ऐसा नहीं कि उसका नाम आप काट दोगे, उसका भी नाम आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, जो आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं ना, उनकी ड्यूटी होती है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 144 ऑफ CRPC। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग, इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को से डील करते हैं। ठीक है, तो जो आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स होते हैं उनका जो ड्यूटी होता है वो ड्यूटी होता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट्स भेजी जा रही है बिफोर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड इफ सो डायरेक्ट बिफोर द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, इसका पर्पस क्या है कि उनको पता लग सके कि उनके जुरिस्डिक्शन में कितने लोगों को विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया है।
ठीक है, और वो इसको पेरूज करके मतलब दे में कम टू द कंक्लूजन कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उस एरिया में ठीक है कि नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, विदाउट वारंट अगर अरेस्ट किया जा रहा है और बल्क में किया जा रहा है तो इट वुड सिग्निफाई टुवर्ड्स दिस कि मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है इट इज़ बैड, इट इज़ वेरी बैड। ठीक है, सो दिस वॉज सेक्शन 58। ओके, 59 इस पर मैंने अटैच नहीं किया है, मैं लिख 59 आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सो सेक्शन 59 सेज, प्लीज़ आप लोग बेयर एक्ट अपनी खोल लीजिएगा, इसमें मैंने अटैच नहीं किया 59 को। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट डिस्चार्ज ऑफ पर्सन्स अरेस्टेड। ठीक है, मैं इसकी लैंग्वेज पढ़ देता हूँ और आपको समझा देता हूँ इसमें क्या कहा है। इट सेज नो पर्सन who has been arrested by a police officer shall be discharged except on his own bond or on bail or under the special order of a magistrate। मैं फिर से पढ़ता हूँ, no person who has been arrested by a police officer shall be discharged except on his own bond or on bail or under the special order of a magistrate। मैं आपको एक चीज़ बता रहा, अगर एक इंसान जिसको अरेस्ट किया गया है, ठीक है, उसको आपको छोड़ना है ऑन दिस ग्राउंड कि इस इंसान के अगेंस्ट में कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, सफिशिएंट मतलब स्टेटमेंट्स नहीं है कि इस इंसान को कस्टडी में रखा जाए। पहले तो आपका सेक्शन 59 के अंदर द पुलिस ऑफिसर कैन ग्रांट बेल, ठीक है, एंड द मैजिस्ट्रेट कैन ग्रांट बेल। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है, नो पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज्ड एक्सेप्ट ऑन हिज ओन बॉन्ड और ऑन बेल और अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ ए मैजिस्ट्रेट। साथ ही साथ यहां पर सेक्शन 59 के अंदर कहा जा रहा है द पर्सन कैन बी डिस्चार्ज्ड, मतलब उसको फ्री कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। उसके अगेंस्ट में कोई ऐसा सफिशिएंट एविडेंस है ही नहीं कि उसको मतलब डिटेंशन में रखा जाए फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आफ्टर द अरेस्ट हैज बीन मेड द पर्सन कैन बी फ्रीड अंडर ईदर सेक्शन, the person can be freed under either under section 59 और अंडर सेक्शन 169। ठीक है, 169 में अगर आपने इन्वेस्टिगेशन किया और आपको एविडेंसेस सफिशिएंटली मिले ही नहीं तो बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ डेफिशिएंट एविडेंस यू कैन फ्री द अरेस्टी। ठीक है, यू कैन फ्री द पर्सन हु यू केप्ट इन द कस्टडी डेफिशिएंट एविडेंस के ग्राउंड पे। लेकिन हाँ, याद रखिएगा जो ये रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा इसको हम क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं। जब आपके पास डेफिशिएंट एविडेंस होता है तो आप क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करते हो, जब आपके पास सफिशिएंट एविडेंस होता है तो आप चार्जशीट सबमिट करते हो अंडर सेक्शन 170। ठीक है, क्लोजर रिपोर्ट सेक्शन 169 के अंदर सबमिट किया जाता है। ठीक है, तो किसी इंसान को डिस्चार्ज किया जा सकता है ओनली अंडर सेक्शन 59 आफ्टर द अरेस्ट हैज बीन मेड एंड अंडर सेक्शन 169। ठीक है, क्लियर आपको यहां तक? अगेन आई एम रीडिंग दिस, इट सेज डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड, नो पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट ऑन हिज ओन बॉन्ड और ऑन बेल और अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ ए मैजिस्ट्रेट। स्पेशल ऑर्डर ऑफ ए मैजिस्ट्रेट कब दिया जाएगा? मैजिस्ट्रेट कब ऑर्डर करेंगे कि जिस पर्सन को आपने अरेस्ट किया उसको डिस्चार्ज करिए? जब द अरेस्ट इज इलीगल। ठीक है, अब जैसे अरेस्ट इलीगल कैसे हो सकता है मैं अभी आपको समझाता हूं। आपको याद है जब हमने सेक्शन 41 सब सेक्शन 1B पढ़ा था, इसमें क्या कहा था? इसमें यह कहा था कि अगर पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में किसी इंसान ने एक ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है जिसकी पनिशमेंट है ईदर 7 ईयर्स और लेस देन 7 ईयर्स, ठीक है, तो वहां पर कुछ सर्टेन कंडीशंस थे जिससे पुलिस ऑफिसर को कंप्लाई करना पड़ता है इन ऑर्डर टू अरेस्ट द पर्सन इफ ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल विद ईदर 7 ईयर्स ऑफ इंप्रिजनमेंट और लेस देन 7 ईयर्स ऑफ इंप्रिजनमेंट। क्या कहते हैं? टैम्परिंग विद एविडेंस, मतलब उनको लगता है कि अगर इस बंदे को फ्री छोड़ दिया गया तो ये एविडेंस के साथ टैम्पर कर सकता है। ठीक है, और आपके क्या क्या ग्राउंड थे? लेट मी जस्ट गो थ्रू द ग्राउंड्स। ठीक है, अब वो बंदा जो है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना करने दे, ठीक है, पुलिस ऑफिसर को प्रॉपरली मैटर को इन्वेस्टिगेट ना करने दे, ठीक है, वो जो विटनेसेस हैं उनको इंड्यूस कर सके, उनको उकसा सके कि उसके अगेंस्ट में बयान ना दे। सो दीज वर द ग्राउंड्स विच आर कवर्ड अंडर सेक्शन 41 सब सेक्शन 1B। ठीक है, आपको याद होगा ये चीज़।
तो यहाँ पर क्या हुआ ना, जब मजिस्ट्रेट को पता चला अबाउट द अरेस्ट, ठीक है, एंड द पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल विद ईदर 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और लेस देन 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, तो मजिस्ट्रेट वहाँ पे चेक करेंगे कि जो कंडीशन स्पेसिफाइड है, जो आपकी प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज हैं, ठीक है, जो आपकी प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज हैं, उससे पुलिस ऑफिसर ने कंप्लाई किया विद बिफोर मेकिंग द अरेस्ट। ठीक है, अब अगर कंप्लाई नहीं किया होगा तो द मैजिस्ट्रेट विल डिक्लेयर द अरेस्ट टू बी इलीगल एंड विल डिस्चार्ज द अरेस्टी एंड विल डिस्चार्ज द एक्यूज्ड। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। अब सेक्शन 60 पे आते हैं। पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रीटेक इफ ए पर्सन इन लॉफुल कस्टडी। लॉफुल कस्टडी मतलब क्या? ईदर इन पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। एस्केप्स और इज रेस्क्यूड। ठीक है, अब या तो बंदा भाग गया, अब वो भाग कह सकता है खुद ही, मतलब मूवीज़ में आप देखते नहीं है वो लोग सुरंग खोद के भाग जाते हैं, या फिर उनके जो सहपाठी होते हैं, जो उनके साथ बात वाले लोग होते हैं, वो उनको छुड़ा के भगा ले जाते हैं। और इज रेस्क्यूड, अभी रेस्क्यूड टर्म ना थोड़ा सा लोगों को घुमा देता है। इसका मतलब यहाँ पता है क्या है? अब सपोज बंदा भागने की कोशिश किया और भागने के लिए वो मतलब किसी पॉन्ड में कूद गया या किसी रिवर में कूद गया, ठीक है, अब वो बचने के लिए कूदा था लेकिन उसको तैरना आता ही नहीं था, ठीक है, तो उसको रेस्क्यू किया गया। ठीक है, तो उसको अगर रेस्क्यू किया गया, आगे पढ़ते हैं, द पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी ही एस्केप्ड और वाज रेस्क्यूड में इमीडिएटली परस्यू एंड अरेस्ट हिम इन एनी प्लेस इन इंडिया। मतलब अगर किसी इंसान ने अरेस्ट किया है, ठीक है, इट कैन ईदर बी द मैजिस्ट्रेट, अ प्राइवेट पर्सन और द पुलिस ऑफिसर, एंड उनकी जो कस्टडी है उससे निकल के इंसान भाग जाए, जो अरेस्टी वो भाग जाए, तो यहाँ पर उस पर्सन के पास ये पावर है, उसके पास ये पावर है कि वो उसको पकड़ के वापस से लॉफुल कस्टडी में ले सकता है। ठीक है, इतना कुछ इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सब सेक्शन 2 पे आते हैं। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 47 शैल अप्लाई टू अरेस्ट अंडर सबसेक्शन 1 although the person making any such arrest is not acting under a warrant and is not a police officer having authority to arrest। आपको याद है सेक्शन 47 क्या था? याद करिए। इट टॉक्स अबाउट इंग्रेस। इंग्रेस आपको याद है? अरे वो घर में घुसने वाला सीन, बेसिकली आपका सर्च ऑफ पर्सन्स, सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। याद है ना इसमें कि अगर पुलिस ऑफिसर चाहें, उनको लगता है कि किसी घर में जो एक्यूज्ड है वो छुप के बैठा है, तो वो उस घर में मतलब पहले तो एंट्री मांग सकते हैं कि भाई मुझे चुपचाप घुसने दो। अब वो बंदा डिनाई कर दे तो वो मतलब फोर्सफुली भी घर में घुस सकते हैं। ये सब आपको याद है ना? तो ये यहाँ पे यही कहता है सेक्शन 60, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47 शैल अप्लाई टू अरेस्ट अंडर सबसेक्शन। मतलब मान लीजिए अगर आपको उस इंसान को पकड़ना है, वो बंदा भाग गया है, ठीक है, वो लॉफुल कस्टडी से स्केप कर गया है, ठीक है, तो उसको पकड़ने के लिए जो सेक्शन 47 का प्रोसीजर है वो भी अप्लाई होगा। अगर आप चाहें तो उसको दोबारा अपनी लॉफुल कस्टडी में लेने के लिए किसी घर में घुस सकते हैं, किसी एरिया की तलाशी ले सकते हैं, ठीक है, अगर आपको रीजनेबली ये चीज़ लगता है कि वो इंसान उस पर्टिकुलर एरिया में होगा। क्लियर है? 60A पे आते हैं। अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द कोड। नो अरेस्ट शैल बी मेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स प्रोवाइडिंग फॉर अरेस्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी अरेस्ट किया जा रहा है तो इट शुड बी स्ट्रिक्टली मेड, बिकॉज द टर्म शैल हैज बीन यूज्ड, स्ट्रिक्टली बी मेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस कोड। मतलब जो CRPC का जो प्रोविजन है, जो अरेस्ट के प्रोसीजर से डील करता है, आपको उन सारे प्रोसीजर से कंप्लाई करना पड़ेगा, या फिर अगर किसी और लॉ ने भी अरेस्ट के प्रोसीजर को आर्टिकुलेट किया है तो उस प्रोसीजर को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स प्रोवाइडिंग फॉर अरेस्ट। मतलब बेसिकली एक तरह का डायरेक्शन है पुलिस ऑफिसर्स को कि जो आपका चैप्टर 5 है CRPC में, जो भी उसमें अरेस्ट का प्रोसीजर कहा गया है, उससे आपको स्ट्रिक्टली कंप्लाई करना है। इट इज़ जस्ट अ डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है आपको 60A? चलिए, सो वी आर डन विद चैप्टर 5। अब हमें बस एक चीज़ और ये करना है कि सेक्शन 41 से रिलेटेड ना 2 केस लॉस जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट केस लॉ इज अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 सुप्रीम कोर्ट। आइए देखा जाए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस दी थी।
पहले आपको बता दूं, जो ये केस है ना, इट वॉज प्राइमरली कंसर्न विद सेक्शन 498A IPC, ठीक है। बट जो इसका एप्लीकेशन है, इट इज अप्लाइड टू all the offenses which are made punishable with imprisonment of either 7 years or less than 7 years, ठीक है। आइए पढ़ते हैं इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। दिस केस वॉज प्राइमरली कंसर्न विद सेक्शन 498A ऑफ IPC, आपका डाउरी वाला है, ठीक है। बट द जजमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट वुड बी अप्लाइड ऑन ऑल ऑफेंसेज punishable with 7 years of imprisonment or less than 7 years of imprisonment, ठीक है। Second, it is the duty of the police officer making the arrest to draw a balance between the liberty of the individual and the societal necessity. Basically हुआ क्या था, फेक केस फाइल किया गया था अगेंस्ट द अरेस्टी, ठीक है। बाद में पता चला फेक केस है। अब होता क्या है, जब आप किसी इंसान को अरेस्ट कर ले तो सोसाइटी में वो जो उसकी रेपुटेशन होती है वो बहुत घट जाती है। इसीलिए तो हमारे पास चैप्टर 5 है कि अगर आप अरेस्ट कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आपके पास एक रीजनेबल ग्राउंड है उस पर्सन की लिबर्टी को कर्टेल करने के लिए, क्योंकि अभी उसके अगेंस्ट बस एक्यूजेशन लगे हैं, अभी वो कन्विक्ट नहीं हुआ है, एंड बेस्ड ऑन द एक्यूजेशन उसके लिबर्टी को कर्टेल करना इज नॉट रीजनेबल। तो जब तक आपके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन ना हो, सफिशिएंट ग्राउंड ना हो, रीजनेबल ग्राउंड ना हो, तब तक आप अरेस्ट ना करें। सो इट सेज इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट टू ड्रॉ अ बैलेंस बिटवीन द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटल नेसेसिटी, ठीक है। Third, the arrest made by the police officer without a warrant by virtue of section 41 subsection 1B has to be a reasoned arrest, ठीक है। It is the duty of the police officer to record his reasons for the arrest if the same has been made without a warrant, and when the arrestee is produced before the magistrate under section 167 subsection 1, the magistrate shall examine whether the procedural formality provided under section 41(1)(b)(2) has been complied with or not. The magistrate shall not mechanically allow the detention of the accused without examining the reasons for arrest. If the magistrate allows mechanical detention of the accused, he may be liable for departmental inquiry and also for contempt of court. समझाया तो शॉर्ट में इसका मतलब क्या है कि अगर आपने सेक्शन 41 सबसेक्शन 1B के अंदर किसी को अरेस्ट किया है, आप कब अरेस्ट कर सकते हैं, अगर आपके प्रेजेंस में किसी ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है जिसकी जो पनिशमेंट है इट इज़ ईदर 7 years और लेस देन 7 years, ठीक है। अब अगर आपने वहाँ पर अरेस्ट किया है एंड दैट टू विदाउट अ वारंट, ठीक है, तो वहाँ पर आपको अपने रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि आपने अरेस्ट क्यों किया, क्योंकि उसमें कुछ प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ दी गई हैं। अगर आप उसको पढ़ेंगे, एक बार आप बैरेक में देख लेना, तो वहाँ पर 1 और 2 के अंदर प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ को इंश्राइन किया गया जिससे पुलिस ऑफिसर को कंप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, बिफोर मेकिंग द अरेस्ट, ठीक है। तो जब उस पर्सन की डिटेंशन को इंक्रीज करने के लिए, मतलब उसके कस्टडी को आपको इंक्रीज करना है, मतलब बढ़वाना है, 24 घंटे से ज़्यादा करवाना है, तो आपको उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा बिफोर द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 167। तो जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी ये ड्यूटी है कि ऐसे अरेस्ट्स में वो पुलिस ऑफिसर की जो रिपोर्ट है उसको अच्छे से पेरूज करें और ये भी चेक करें कि जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ थी अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 1B उनसे कंप्लाई किया गया है कि नहीं किया गया है। अगर उन ग्राउंड्स को बिना देखे ही मजिस्ट्रेट मैकेनिकली अलाउ कर दे कि हाँ ठीक है इसके डिटेंशन को इंक्रीज कर दिया गया है, तो वहाँ पर बाद में अगर ऐसा पता चलता है कि मजिस्ट्रेट ने ऐसा कुछ काम किया था तो मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चालू किया जा सकता है या फिर ही कैन बी हेल्ड लायबल अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एज वेल, ठीक है। Fourth, in some cases, arrest is used as a tool for oppression and harassment. The police officer shall be cautious while making an arrest. ठीक है, ये आपको पता है, आम आजकल तो काफ़ी कॉमन है ये चीज़ कि अरेस्ट को यूज़ किया जाता है एज ए टूल ऑफ ऑपरेशन एंड हरासमेंट। पुलिस ऑफिसर मतलब अगर उनका कोई दोस्त है उसे कोई परेशान कर रहा है मतलब वो किसी से बदला निकालना चाहता है, तो अक्सर फेक केसेस के नाम पे पुलिस ऑफिसर जाके बंदे को अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया था कि पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने से पहले पूरी तरह से कॉशियस रहें। ऐसा नहीं है कि वो अपने मन मुताबिक एक मैकेनिकल अरेस्ट करके ले आए बंदे को कस्टडी के अंदर, ठीक है। फिफ्थ, द पुलिस ऑफिसर बिफोर मेकिंग एन अरेस्ट शुड कंडक्ट सम इन्वेस्टिगेशन एंड सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द अरेस्ट इज नेसेसरी एंड रीजनेबल टू बी मेड। ये तो काफ़ी क्लियर है। 6 पे आते हैं, द पुलिस ऑफिसर इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पनिशेबल विद लेस देन और इक्वल टू 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट ओनली स्पेसिफाई द ग्राउंड्स मेंशन इन सेक्शन 41(1)(b)(1 and 2 बट शुड ऑल्सो रिकॉर्ड द ग्राउंड्स रिलाइंग ऑन विच ही वॉज सेटिस्फाइड दैट द अरेस्ट शुड बी मेड, ठीक है। अब जो उसमें प्रोसीजर फॉर्मेलिटी दी गई है सेक्शन 41 सबसेक्शन 1B के अंदर, अब
उससे अगर मतलब पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि यहाँ पर कोई ना कोई ग्राउंड फॉल कर रहा है तो हमें इस पर्सन को अरेस्ट करना पड़ेगा बिकॉज ही हैड कमिटेड एन ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 7 साल या उससे कम की है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इन ग्राउंड्स पर रिलाय करके उसको अरेस्ट किया, दैट्स फाइन, बट आपको साथ ही साथ ये भी बताना पड़ेगा कि आप इन ग्राउंड्स पर भी क्यों रिलाय कर रहे हो, ठीक है। कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी। 7th, एवरी पुलिस ऑफिसर हु इज empowered टू मेक एन अरेस्ट शैल बी प्रोवाइडेड विद अ चेकलिस्ट कंटेनिंग ग्राउंड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 41(1)(b)(2) एंड द पुलिस ऑफिसर एट द टाइम ऑफ प्रोड्यूसिंग द accused बिफोर द मजिस्ट्रेट शैल फॉरवर्ड द चेकलिस्ट ड्यूली फिल्ड एंड फर्निश द रीजंस एंड मटेरियल विच रिक्वायर्ड द अरेस्ट। बेसिकली यहाँ पर ये कहता है कि जब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है किसी पर्सन को हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस विच इज इधर पनिशेबल विद 7 years और लेस देन 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, तो वहाँ पर उसको एक चेकलिस्ट दिया जाए, वो उस चेकलिस्ट को पढ़े कि मतलब इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर हो रही है तो ठीक है, इस बंदे को अरेस्ट कर लिया जाए, बट अगर उस चेकलिस्ट के अंदर जो भी कंडीशंस दी गई हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो द पुलिस ऑफिसर शैल नॉट मेक द अरेस्ट, ठीक है। 8th, विद इन 2 weeks फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफेंस द रीजंस फॉर नॉट अरेस्टिंग द एक्यूज शैल बी कम्युनिकेटेड टू द मजिस्ट्रेट। आपको याद होगा कि सेक्शन 41A के अंदर पुलिस ऑफिसर नोटिस ऑफ अपीयरेंस दे सकते हैं, ठीक है, टू द एक्यूज्ड। वो ऐसा कब करेंगे? जब उनको लगता है कि सेक्शन 41 की जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं, मगर फिर भी उनको लगता है कि मतलब सही नहीं है, इसको अरेस्ट करना छोड़ ही देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर वो उसको नोटिस ऑफ अपीयरेंस दे सकते हैं जिसके तहत उस बंदे को जब भी बुलाया जाएगा इन द पुलिस स्टेशन ही हैव टू कम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि 2 हफ्ते के अंदर अगर सेक्शन 41 की जो प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं और उसके बावजूद पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट नहीं किया है तो उनको रीजंस इन रिकॉर्डेड मतलब रिकॉर्ड करके अपने रीजंस को भेजने पड़ेंगे टू द मजिस्ट्रेट कि मैंने अरेस्ट क्यों नहीं किया। अब देखिए ये सेफगार्ड डालने का जो रीजनिंग है वो ये है कि हो सकता है जो बंदे को अरेस्ट करना था वो पुलिस ऑफिसर का बहुत ही चहीता दोस्त है, या फिर हो सकता है कि उसने पुलिस ऑफिसर की जेब को गर्म किया है। तो ऐसा कोई सर्कमस्टेंस खड़ा ना हो जाए कि पुलिस ऑफिसर करप्शन का सहारा लें टू नॉट मेक द अरेस्ट, मजिस्ट्रेट को इसके रिगार्डिंग एक्वेंट किया जाना चाहिए कि आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया, एंड दैट टू विद इन 2 weeks, ठीक है। 9th, if the police officer decided not to arrest under section 41, then he shall send a notice of appearance under section 41A wherein the accused will be required to appear and cooperate and he will not be arrested until he is cooperative. This notice of appearance shall be sent within 2 weeks of the institution of the case, ठीक है। इसमें कोई बहुत इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। 9th वाले पॉइंट में वही चीज़ है कि अगर 41 के अंदर आप अरेस्ट नहीं कर रहे हो तो 41A के अंदर आप नोटिस ऑफ अपीयरेंस दे सकते हो, ठीक है। और जब तक वो एक्यूज इस नोटिस से कंप्लाई कर रहे हैं आपको उसको अरेस्ट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एंड द नोटिस ऑफ अपीयरेंस शैल बी सेंट विद इन 2 weeks ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द केस। ध्यान रखिएगा जो DK बासु केस मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, और जो आपका ये अरनेश कुमार केस है जो इसमें गाइडलाइंस दी गई हैं, ठीक है, जो आपका DK बासु केस है और जो आपका ये अरनेश कुमार वाला केस है जो इसमें गाइडलाइंस दी गई हैं, दे आर प्रेसिडेंट्स, ठीक है। इसका मतलब ये जैसे मैंने आपको बताया था DK बासु में कई सारी ऑब्जर्वेशन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें से काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशन को मैनिफेस्टली ऐड कर दिया गया था इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, लेकिन कुछ को नहीं किया गया। जिसका मतलब ये थोड़ी कि उन बाकी ऑब्जर्वेशंस की कोई एप्लीकेशन नहीं है, दे आर प्रेसिडेंट, they still have the application even though they were not manifestly included in the part of CRPC, ठीक है। CRPC में अगर उसको इंक्लूड नहीं भी किया गया है they still hold the precedent and can be and should be followed with, ठीक है। सेम यहाँ पर भी अप्लाई होता है अरनेश कुमार केस में कि ये एक प्रेसिडेंट है तो यहाँ पर जो भी ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने कही है जो की है उनसे पुलिस ऑफिसर को कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं लास्ट केस पे हमारे आज के, सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस CBI 2022 सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट reiterated all the observations made in the Arnesh Kumar case. Along with that, some additional observations were also made. मतलब इस केस में भी लगभग सेम ही फैक्ट्स थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी ऑब्जर्वेशंस अरनेश कुमार केस में किया गया था वो सत्येंद्र कुमार केस में भी उसको रीट्रेट किया गया। दोबारा कोर्ट्स ने उन सारे के सारे गाइडलाइंस को रीट्रेट किया एंड साथ में कुछ एडिशनल गाइडलाइंस भी दी, जिसमें पहला क्या था, द पार्लियामेंट शुड इनैक्ट एज सून एज पॉसिबल अ न्यू बेल एक्ट टू मेक द प्रोसीजर ऑफ ग्रांटिंग बेल एक्सपीडिशियस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि द बेल इज द रूल एंड द जेल इज द एक्सेप्शन, ठीक है। बेल इज द रूल
एंड जेल इज द एक्सेप्शन। ठीक है, ये आपको पता नहीं, आपने अक्सर सुना होगा अगर आप लाइव लॉ या फिर बार एंड बेंच के आर्टिकल्स पढ़ते हैं, उसमें अक्सर आते रहते हैं बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर किसी इंसान को अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको बेल पे छोड़िए, उसकी आप लिबर्टी को कर्टेल मत करिए, बिकॉज ही स्टिल द एक्यूज नॉट द कन्विक्ट। ठीक है, तो पार्लियामेंट को डायरेक्शन दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट कि आप जल्दी से कोई बेल एक्ट निकालिए, ताकि जो बंदे हैं जिनको लाइक अरेस्ट किया जा रहा है उनकी बेल को एक्सपीडिशियसली पास किया जा सके। ठीक है, बी पे आते हैं, ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरेटरीज आर डायरेक्टेड टू इशू स्टैंडिंग ऑर्डर इन दिस बिहाफ। साथ ही साथ यूनियन टेरेटरीज और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको ये डायरेक्शन दिया गया कि इसके बिहाफ में स्टैंडिंग ऑर्डर को पास करें। ठीक है, सो दिस वॉज द ऑब्जर्वेशन मेड इन सत्येंद्र कुमार अंतिल बाय द CBI। तो इन सारे ऑब्जर्वेशन को आप याद रखिएगा। ठीक है, इनको पढ़ लीजिएगा, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। सो वी आर डन विथ चैप्टर 5। ठीक है, वी आर डन विथ चैप्टर 5। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी गोना स्टार्ट विथ सेक्शन 167। अब हम लोग इसको क्यों शुरू कर रहे हैं मैं आपको फिर से बता देता हूँ। बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 57, जिसमें ये कहता है कि अगर 24 घंटे में आपने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की और आप चाहते हैं कि जो डिटेंशन का टाइम पीरियड है उसको इंक्रीज किया जाए, तो आप उसको प्रोड्यूस करेंगे बिफोर द जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट या फिर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, सो वी आर फाइनली डन विथ चैप्टर 5। काफ़ी बड़ा हो गया, आई नो, मैंने ब्रेक भी ले लिया था बीच में ड्यू टू सम रीजंस, बट अब आपको रेगुलरली लेक्चर्स मिलेंगे। एंड साथ ही साथ मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, जो भी डेवलपमेंट्स हैं, उनको भी आपको समझाऊँ, उनकी भी एक वीडियो बना दूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उससे बनी रहे। क्योंकि जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से जो ये रीसेंट केस लॉज होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं जल्दी इसको भी लेके वीडियोस चालू कर दूँगा। टिल देन, thank you so much. I'll meet you in the next lecture.